हेलो गाइस, दिस इज ऋषभ बिश्नोई। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आईएएस बनते कैसे हैं, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है, नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, कितने अटैम्प्ट्स होते हैं, एज लिमिट क्या होती है, एग्ज़ाम पैटर्न को जानेंगे, सिलेबस को समझेंगे, कट ऑफ को जानेंगे, साथ ही हम सैलरी को भी जानेंगे। दोस्तों, बहुत सारे मेरे दोस्त आईएएस बनना चाहते हैं और अपनी ड्रीम कार में बैठना चाहते हैं। दोस्तों, भले इस कार पर से लाल बत्ती हट चुकी हो, लेकिन इस कार का क्रेज कम नहीं हुआ है, क्योंकि यार आईएएस कोई जॉब नहीं है, बल्कि ये एक फीलिंग है, एक पैशन है और कुछ लोगों के लिए तो पूरी लाइफ है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं कि आईएएस कोई एग्जाम नहीं है, बल्कि आईएएस बनने के लिए हमें एक एग्जाम देना होता है, जिसका नाम है सिविल सर्विसेज एग्जाम। दोस्तों, ये सिविल सर्विसेज एग्जाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी नामक एक ऑर्गेनाइज्ड संस्था द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसीलिए इस एग्जाम को हम यूपीएससी सीएससी भी कहते हैं। दोस्तों, यूपीएससी सीएससी एग्जाम को क्लियर करने पर हमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआर जैसी 24 ऑफिसर लेवल की पोस्ट ऑफर की जाती हैं। दोस्तों, अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा, जितने भी आपके आईएएस होते हैं आखिर ये काम क्या करते हैं, यानी कि इनका जॉब डिपार्टमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, जब हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी आपके एसडीएम, डीएम, डिप्टी कमिश्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट और वेरियस डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं वो आपके आईएएस ऑफिसर के होते हैं। साथ ही दोस्तों, सेंट्रल लेवल पर जॉइंट सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज और जो सेक्रेटरीज होते हैं वो आपके आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स के जो पीए होते हैं वो भी आपके आईएएस ऑफिसर्स ही होते हैं। इन शॉर्ट, सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि वेरियस डिपार्टमेंट्स के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स होते हैं वो आपके आईएएस ऑफिसर्स ही होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वालिफिकेशन। दोस्तों, इस एग्जाम का सबसे बेस्ट पॉइंट इसका क्वालिफिकेशन है, क्योंकि इसके लिए आप किसी आईआईटी या एनआईटी से पास आउट नहीं होने चाहिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी स्ट्रीम के साथ मिनिमम मार्क्स के साथ ग्रेजुएट हैं तो आप आईएएस का फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एमबीए, बीटेक, एमबीबीएस या कोई भी मेडिकल, इंजीनियरिंग या आर्ट्स डिग्री के साथ अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप आईएएस का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने कॉलेज के लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो भी आप आईएएस का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि क्या आईएएस का फॉर्म भरने के लिए कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड है। तो हाँ, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है, लेकिन यार ये यूपीएससी है, यहाँ पर आईएएस का फॉर्म भरने के लिए आपको कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं होती। यह मायने नहीं रखता आपने 10th, 12th या ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स गेन किए हैं, आप केवल ग्रेजुएट होने चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेशनलिटी। दोस्तों, अगर आप आईएएस, आईपीएस या आईएफएस को एज अ सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। लेकिन आप अदर सर्विसेज लाइक आईआरटीएस, आईआरएस को अगर एज अ सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इंडिया के सिटीजन हो भी सकते हैं, या फिर आप नेपाल, भूटान, पाकिस्तान आदि के माइग्रेट भी हो सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अटेम्प्ट्स। दोस्तों, अटेम्प्ट्स को हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, जनरल, ओबीसी और एससी एसटी। जनरल वालों के लिए 6 अटेम्प्ट्स, ओबीसी वालों के लिए 9 अटेम्प्ट्स और एससी एसटी वालों के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट टिल द एज लिमिट है, यानी कि जब तक मैक्सिमम एज नहीं हो जाती तब तक अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जम्मू और कश्मीर से बिलोंग करते हैं या फिर आप फिजिकली चैलेंज पर्सन हैं तो आपके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट टिल द एज लिमिट है, मतलब कि जब तक मैक्सिमम एज नहीं हो जाती तब तक अटेम्प्ट दे सकते हैं। दोस्तों, साथ ही मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि केवल फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट्स हो जाता है। तो यार ऐसा नहीं है, आपके अटेम्प्ट तभी काउंट होंगे जब आप फॉर्म भरने के बाद प्रीलिम्स एग्जाम में बैठेंगे। अगर आपने फॉर्म भर दिया है और आप प्रीलिम्स एग्जाम में नहीं बैठते हैं तो आपका वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एज लिमिट। दोस्तों, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स फिक्स की गई है, यानी कि अगर आप आईएएस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, फिर चाहे आप जनरल में हो, ओबीसी में हो या एससी एसटी में हो। और दोस्तों, मैक्सिमम एज लिमिट कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, यानी कि आप जम्मू और कश्मीर से भी नहीं हैं और फिजिकली चैलेंज पर्सन नहीं है, तो मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 32 ईयर्स, ओबीसी वालों के लिए 35 ईयर्स और एससी एसटी वालों के लिए 37 ईयर्स है। अगर आप जम्मू और कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 37 ईयर्स, ओबीसी वालों के लिए 40 ईयर्स और एससी एसटी वालों के लिए 42 ईयर्स है। अगर आप फिजिकली चैलेंज पर्सन हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 42 ईयर्स, ओबीसी वालों के लिए 42 ईयर्स और एससी एसटी वालों के लिए भी 42 ईयर्स है। अगर आप डिसेबल सर्विसमैन हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 37 ईयर्स, ओबीसी वालों के लिए 38 ईयर्स और एससी एसटी वालों के लिए 40 ईयर्स है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एग्जाम पैटर्न। दोस्तों, हम समझेंगे कि यूपीएससी इस एग्जाम को कितने स्टेज में और किस तरह कंडक्ट कराता है। दोस्तों, यूपीएससी इस एग्जाम को
3 स्टेज में कंडक्ट कराता है। फर्स्ट स्टेज में होता है आपका प्रीलिम्स एग्जाम, सेकंड स्टेज में होता है आपका मेंस एग्जाम और थर्ड स्टेज में होता है आपका इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जाम में आपके 2 पेपर होते हैं, मेंस एग्जाम में आपके 9 पेपर होते हैं और इंटरव्यू हमारी पर्सनैलिटी का एक टेस्ट है। दोस्तों प्रीलिम्स एग्जाम में आपके 2 पेपर होते हैं, एक होता है आपका जनरल स्टडीज का जो 200 मार्क्स के लिए होता है और दूसरा होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड का, ये भी 200 मार्क्स के लिए होता है। दोस्तों दोनों एग्जाम में एक बहुत बड़ा अंतर है। फर्स्ट पेपर प्रीलिम्स की मेरिट बनाता है, जबकि जो सेकंड पेपर होता है वो केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी सेकंड में आपको केवल 33% मार्क्स गेन करने होते हैं इसको पास करने के लिए। फर्स्ट में हम ट्राई करते हैं कि हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट एग्जाम के आधार पर ही हम मैक्सिमम मार्क्स गेन करके मेंस तक पहुंचते हैं। जिन बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वो बच्चे ही प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके मेंस में बैठते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स एग्जाम के मार्क्स फाइनल मेरिट के लिए काउंट नहीं होते, ये केवल एक स्टेज है मेंस तक पहुंचने की। फाइनल मेरिट केवल मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर बनाई जाती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में आपके 9 पेपर होते हैं, जिनमें से 2 आपके क्वालिफाइंग पेपर और 7 फाइनल मेरिट पेपर होते हैं। दोस्तों 2 क्वालिफाइंग पेपर में एक होता है आपका इंडियन लैंग्वेज का पेपर जो 300 मार्क्स का होता है और दूसरा होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर, ये भी 300 मार्क्स का होता है। दोस्तों ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, जिनमें आपको केवल 33% मार्क्स गेन करने होते हैं इनको पास करने के लिए। दोस्तों हम बात करते हैं 7 फाइनल मेरिट पेपर्स की, यानी कि वे पेपर्स जिनके आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। दोस्तों इसमें आता है सबसे पहले एक एस्से का पेपर, ये 250 मार्क्स यानी कि 250 मार्क्स का होता है। दोस्तों इसमें 4 आपके जनरल स्टडीज यानी कि जीएस के पेपर होते हैं, ये भी 250 मार्क्स का प्रत्येक पेपर होता है और इसमें 2 आपके ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, ये भी 250 मार्क्स का प्रत्येक पेपर होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से चुनते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो या जिस पर आपकी कमांड हो। आप किसी भी सब्जेक्ट को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुन सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टेज है आपकी इंटरव्यू। दोस्तों इंटरव्यू के मार्क्स फाइनल मेरिट के लिए काउंट होते हैं। इंटरव्यू हमारी पर्सनैलिटी का एक टेस्ट है जो 275 मार्क्स के लिए होता है। दोस्तों अब हम करते हैं ग्रैंड टोटल, यानी कि ये एग्जाम कुल कितने मार्क्स के लिए होता है। दोस्तों ग्रैंड टोटल में हम केवल वो ही मार्क्स जोड़ेंगे जो फाइनल मेरिट के लिए काउंट होंगे, यहाँ हम क्वालिफाइंग पेपर्स के मार्क्स नहीं जोड़ेंगे। फाइनल मेरिट के लिए आपके मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाएंगे। मेंस एग्जाम में आपके फाइनल मेरिट के लिए 7 एग्जाम होते हैं, प्रत्येक 250 मार्क्स का होता है, यानी 7 × 250 प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जो 275 मार्क्स के लिए होता है, जो आपका टोटल आएगा 2025 यानी 2025 मार्क्स के लिए आपका कुल यूपीएससी का पेपर होता है। इसके आधार पर ही आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि चुने जाते हैं। जिनकी टॉप रैंक आती है वो आईएएस चुने जाते हैं और जैसे जैसे रैंक कम होती चली जाती है उन्हें उनके अनुसार पोस्ट मिलती चली जाती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिलेबस। दोस्तों सबसे पहले हम प्रीलिम्स के सिलेबस को समझते हैं। प्रीलिम्स में पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज का होता है, ये 200 मार्क्स का होता है और इसके लिए ड्यूरेशन 2 आवर है। दोस्तों इसमें जनरल स्टडीज से संबंधित सभी सब्जेक्ट कवर होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल इश्यूज और जनरल साइंस। इस एग्जाम में करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर पढ़ना होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डेली करंट अफेयर के लिए आप द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आपको देश विदेश की पॉलिसीज, इश्यूज, रिलेशंस आदि से भी अपडेट रहना होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में। प्रीलिम्स में पेपर सेकंड जनरल एप्टीट्यूड का होता है, इसे सीसेट कहते हैं, जो 200 मार्क्स का होता है और इसके लिए ड्यूरेशन 2 आवर है। दोस्तों इसमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमेरेसी जैसे ग्राफ, नंबर सिस्टम आदि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रीलिम्स के दोनों पेपर एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के होते हैं। दोनों ही पेपर्स में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है और दोनों पेपर्स को आप अपनी प्रीफर्ड लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं। दोस्तों अब हम मेंस एग्जाम के लिए सिलेबस को समझते हैं। इसमें आपके 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, पेपर ए इंडियन लैंग्वेज पेपर और पेपर बी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। इंडियन लैंग्वेज पेपर के रूप में आप किसी भी उस लैंग्वेज को चुन सकते हैं जो संविधान में दर्ज है। इंडियन लैंग्वेज पेपर में आपसे कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसेस राइटिंग, शॉर्ट एसे और ट्रांसलेशन पूछा जाता है। आपको ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज से उस लैंग्वेज में करना होता है जो आपने चुनी है। पेपर बी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में आपसे कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसेस राइटिंग, वोकैबुलरी और शॉर्ट एसे पूछा जाता है। प्रेसेस राइटिंग का अर्थ है किसी भी पैराग्राफ को छोटा करके अपने शब्दों में लिखना जिससे उसका अर्थ ना बदले। दोस्तों साथ ही आपको बता दूं कि मेंस के एग्जाम डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं यानी कि थ्योरिकल होते हैं और आप मेंस के एग्जाम को अपनी प्रीफर्ड लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश या किसी अन्य लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं एसे के सिलेबस की। दोस्तों
मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी की नोटिफिकेशन में कहीं भी ऐसे का सिलेबस डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो बहुत सारे मेरे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस पेपर को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी ने ऐसे के सिलेबस को केवल 4 वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट वर्ड है आपका कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जिस टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है आपको उसके डीप में पहुंचने का प्रयास करना है। सेकेंड वर्ड है आपका कॉन्साइज, यानी कि आपको सही और कम से कम शब्दों में ऐसे लिखने का प्रयास करना है। थर्ड वर्ड है आपका कोहेरेंट, यानी कि आपको दिए गए टॉपिक पर ही बातें करनी है, आपको आउट ऑफ द टॉपिक जाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना है। और फोर्थ वर्ड है आपका एग्जैक्ट एंड इफेक्टिव, यानी कि आपको सटीक और प्रभावपूर्ण ऐसे लिखने का प्रयास करना है जिससे कि आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, ऐसे के लिए आपको टॉपिक अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेंस में जो 4 जीएस के पेपर होते हैं ऐसे का टॉपिक उन्हीं से संबंधित होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज के पेपर्स के सिलेबस की। जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं। जनरल स्टडीज फर्स्ट में इंडियन हेरिटेज, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल एम्पावरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल स्टडीज सेकंड में गवर्नेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल स्टडीज थर्ड में टेक्नोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल स्टडीज फोर्थ में एथिक्स, इंटेग्रिटी, इमोशनल इंटेलिजेंसी और एटीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि इस एग्जाम में चेक किया जाता है कि आप किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं और क्या भाव रखते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑप्शनल पेपर की। दोस्तों ऑप्शनल पेपर के लिए सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से चुनते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो या जिस पर आपकी कमांड हो। दोस्तों ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल पेपर फर्स्ट और ऑप्शनल पेपर सेकंड। आप किसी भी सब्जेक्ट को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुन सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या कोई भी वो सब्जेक्ट जो लिस्ट में दिया गया है। साथ ही दोस्तों आप किसी लैंग्वेज को भी अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जैसे लिटरेचर ऑफ हिंदी, लिटरेचर ऑफ इंग्लिश, लिटरेचर ऑफ गुजराती या कोई भी वो लैंग्वेज जो लिस्ट में दी गई है। दोस्तों थर्ड एंड लास्ट स्टेज है आपकी इंटरव्यू। तो 275 मार्क्स के लिए हमारी पर्सनैलिटी का एक टेस्ट है। दोस्तों टॉपर्स के इंटरव्यू से पता चलता है कि इंटरव्यू इस एग्जाम की सबसे हार्ड स्टेज है। बहुत सारे कैंडिडेट इस स्टेज पर आकर आउट हो जाते हैं। दोस्तों इंटरव्यू में आप बोर्ड मेंबर्स के सामने बैठते हैं जहां आपसे 1 to 1 क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। दोस्तों इंटरव्यू में आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज को चेक किया जाता है, यानी कि आप कपड़े कैसे पहनते हैं, आप चलते कैसे हैं, आप बैठते कैसे हैं। साथ ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को चेक किया जाता है, यानी कि आप बात कैसे करते हैं, आप अपनी बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं या नहीं है। साथ ही आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को भी चेक किया जाता है। बोर्ड मेंबर्स आपको डिफरेंट कंडीशन और डिफरेंट प्रॉब्लम देते हैं और वो देखते हैं कि आप किस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं और किस कंडीशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका कट ऑफ। हमारे पास 2020 का डाटा है, इसके आधार पर हम कट ऑफ को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपका प्रीलिम्स एग्जाम 200 मार्क्स के लिए होता है, इसके आधार पर आपकी कट ऑफ बनाई जाती है। प्रीलिम्स को पास करने के लिए कट ऑफ जनरल वालों के लिए 92.51, ओबीसी वालों के लिए 89.12, एससी वालों के लिए 74.84 और एसटी वालों के लिए 68.71 होती है। दोस्तों हम बात करते हैं मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम आपका 1750 मार्क्स के लिए होता है, इसके लिए कट ऑफ जनरल वालों के लिए 736, ओबीसी वालों के लिए 698, एससी वालों के लिए 680 और एसटी वालों के लिए 682 है। दोस्तों हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। तो फाइनल कट ऑफ 2025 मार्क्स में से आपकी बनाई जाती है। तो फाइनल कट ऑफ जनरल वालों के लिए 944, ओबीसी वालों के लिए 907, एससी वालों के लिए 875 और एसटी वालों के लिए 876 होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कट ऑफ ईयर वाइज बदलती रहती है। ये 2020 की कट ऑफ थी, लेकिन हाँ आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसके आसपास ही होती है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप टारगेट बनाइए कि इससे ज़्यादा अचीव करें। दोस्तों अब हम बात करते हैं सैलरी की। दोस्तों सबसे पहले हम सैलरी के प्रोसेस को समझते हैं कि आपकी नेट सैलरी निकलती कैसे है। इसमें सबसे पहले आती है आपकी ग्रोथ सैलरी। ग्रोथ सैलरी में आता है आपका बेसिक पे, डीए यानी कि डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस, रहने के लिए घर का किराया, टीए ट्रैवलिंग अलाउंसेस यानी कि यात्रा के लिए किराया और डीए और टीए दिया जाता है, जो कुल मिलाकर आपका 76,719 रुपये होता है। दोस्तों ये आपकी ग्रोथ सैलरी। इसमें से कुछ डिडक्शन यानी कि कटौती की जाती है, जो होती है आपकी एनपीएस। ये वो फंड होता है जो आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलता है, प्रोफेशनल टैक्स और मेडिकल चार्ज। दोस्तों ये टोटल होता है आपका 7,264 रुपये। अब दोस्तों हम निकालते हैं नेट सैलरी। नेट सैलरी निकालने के लिए हमें ग्रोस सैलरी में से डिडक्शन को घटाना होता है। तो 76,719 में से जब हम 7,264 रुपये घटाते हैं तो ये आता है आपका 69,455। ये अराउंड आपका 70,000 रुपये होते हैं। तो दोस्तों 70,000 के अराउंड एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी होती है। दोस्तों ये सैलरी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि एचआरए, डीए ये डिफरेंट सिटीज़ के लिए अलग अलग होता है। ये जो मैंने आपको कैलकुलेट किया है ये दिल्ली के लिए है
बट हाँ, अगर आप मुंबई पुणे अलग अलग सिटीज में हैं तो 1,000 रुपये का आपको अंतर दिख सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये हमारा मोटिवेशन है। अगर फिर भी आपकी क्वेरी और क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज देना, मैं उसका जल्दी रिप्लाई करूंगा। सो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत।